सो हे गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे लोगैरिथम से स्टार्ट करेंगे हम क्लास 11 की मैथ्स। सो पहला चैप्टर हमने जैसे कि बताया लोगैरिथम, तो हम उसमें क्या क्या पढ़ेंगे मैं उसको टाइप कर देता हूँ। सो सबसे पहले वेट ओके सो तो हम लोगैरिथम पढ़ेंगे सबसे पहले। तो लॉग में हम पढ़ेंगे क्या क्या, कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं वो उसकी बात कर लेते हैं। तो हम बेसिक मैथ्स पढ़ेंगे सबसे पहले, बेसिक मैथ्स पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे indices, definition of indices and properties of indices. Then we are going to study about intervals like closed intervals and open intervals. फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे proportion. फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत, और फिर उसके बाद we are going to study about logarithm. फिर उसकी प्रॉपर्टीज, फिर उसके बाद उन प्रॉपर्टीज के एप्लीकेशंस, लाइक डिफरेंट सिचुएशंस में हम उसको अप्लाई करेंगे। जैसे कि कोई इक्वेशन है उसका अननोन फाइंड करना है, तो वहाँ पे हम लॉग का यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स में। और फिर उसके बाद हम एंटी लॉग पढ़ेंगे। देन मतलब एंटी लॉग में वी विल स्टडी अबाउट कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिस आल्सो। और फिर उसके बाद दैट्स इट। मतलब इस चैप्टर में यही है, सबसे पहले बेसिक मैथ्स, some topics, then indices, definition of indices and the properties of indices, then intervals, closed interval, open interval, what kind of intervals we are going to study about, and then there is proportion, then there is number system, we will study about it a little bit, वरना इसका पूरा एक थ्योरी होती है, मतलब इसका पूरा एक सब्जेक्ट बन जाता है नंबर थ्योरी। so maybe we gonna study about that also in later classes। एंड फिर हम लोगैरिथम और उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, फिर हम उसको अप्लाई करना सीखेंगे डिफरेंट इक्वेशंस में। और फिर उसके बाद हम एंटी लॉग पढ़ेंगे, एंटी लॉग में हम कैरेक्टरिस्टिक मेंटिस ये सब पढ़ेंगे, और हम लॉग टेबल्स को कैसे यूज़ करते हैं वो भी देख लेंगे। तो सबसे पहले बेसिक मैथ्स में व्हाट वी गोना स्टडी नाउ, बेसिक मैथ्स में सबसे पहले हम तो बेसिक मैथ्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। सो रिमाइंडर थ्योरम की स्टेटमेंट मैं आपको बता देता हूँ। रिमाइंडर थ्योरम की स्टेटमेंट है, let p of x be any polynomial of degree greater than or equal to 1 and a be any real number. If p of x is divided by x minus a, then the remainder is equal to p of a. So here it is, let p of x be any polynomial of degree greater than or equal to 1 and a
be any real number then if p of x is divided by x minus a, then the remainder is equal to p of a. Okay, so this is the remainder theorem. So रिमाइंडर थ्योरम में बेसिकली होता क्या है कि हम इसमें हम करते हैं, सपोज हमने एक पॉलिनोमियल ले लिया p ऑफ x. पॉलिनोमियल हमें पता है कि उस टाइप का होता है a ऑफ n x टू द पावर n प्लस सॉरी a नॉट ले लिया, a n ले लिया, a n इंटू एक्स टू द पावर n प्लस a n माइनस वन into x to the power n minus 1 up to so on to a naught x to the power 1 or a1 x to the power 1 a naught x to the power 0. so मतलब logarithm इस फॉर्म का होता है, सॉरी logarithm पॉलिनोमियल इस फॉर्म का होता है. तो पॉलिनोमियल की जो भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 या उससे ज़्यादा होगी उस पर ये अप्लाई होगी रिमाइंडर थ्योरम. और इसमें हमें एक डिवीजन थ्योरम पता है कि वी राइट इट एज लाइक dividend so we write it as dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. Dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. so ये डिवीजन थ्योरम होती है. so डिविडेंड वो होता है जो भी डिवाइड हो रहा होता है. डिवाइजर वो होता है जो कि डिवाइड कर रहा होता है. क्वोशिएंट मतलब जब डिवाइड करते हैं हम कितने टाइम्स आता है वो होता है. और प्लस रिमाइंडर जो उसका जीरो मतलब रिमाइंडर यूजुअली क्या हो सकता है कि जो बचता है डेट रिमेन्स, तो रिमाइंडर वो हो गया. सो व्हाट वी आर गोना डू इज मतलब अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम अगर डिविडेंड p ऑफ x है और डिवाइजर सपोज g ऑफ x है, एक और पॉलिनोमियल है g ऑफ x, मतलब g ऑफ x इसकी डिग्री p ऑफ x के इक्वल भी हो सकता है या उससे कम भी हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता. क्योंकि अगर सपोज x स्क्वायर है, सपोज p ऑफ x स्क्वायर की कोई टर्म मतलब सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो g ऑफ x स्क्वायर भी हो सकता है और x टू द पावर 1 हो सकता है, 0 हो सकता है. तो लीनियर भी हो सकता है और वो जीरो पॉलिनोमियल भी हो सकता है. तो ज़्यादा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आप उसको डिवाइड ही नहीं कर पाओगे ना. कि अगर ज़्यादा हुई डिग्री, सपोज एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर देन एक्स क्यूब, देन द ओनली रिमेन देन वी विल गेट अनदर पॉलिनोमियल इफ वी विल डिवाइड. मतलब अगर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब सपोज बिल्कुल बेसिक सा ले लिया तो वी विल गेट 1 अपॉन एक्स. so that will not be the remainder, that will just give us another polynomial in itself. It will not be called a polynomial, but it is a rational polynomial you can say. so g of x से हम मतलब g of x की डिग्री इसके इक्वल हो सकती है या फिर इससे कम हो सकती है, प्लस फिर उसके बाद जो कुछ भी हम डिवाइड करने के बाद क्वोशिएंट आता है, तो क्वोशिएंट को हम ले लेते हैं q of x और फिर उसके बाद जो कुछ भी हमारा रिमाइंडर आएगा दैट विल बी r of x. तो इस थ्योरम के थ्रू हम
आर ऑफ एक्स फाइंड कर सकते हैं जब हमें पी ऑफ एक्स और क्यू जी ऑफ एक्स दे रखा हो। तो क्या होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, मतलब अगर आपको सपोज पी ऑफ एक्स दे रखा है, पी ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, डेट इज एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, मतलब इसको हमने एक्सपेंड कर दिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। और फिर उसके बाद हमारे पास है जी ऑफ एक्स माइनस 2। तो हमें पता है कि जब हम इसको डिवाइड करेंगे एक्स माइनस 2 के होल स्क्वायर को, और जी मतलब पी ऑफ एक्स को एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर ले लिया और जी ऑफ एक्स को एक्स माइनस 2 ले लिया, तो वी विल गेट एक्स माइनस, लेट मी जस्ट टेल, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2 इटसेल्फ। तो इससे हमारे पास एक्स माइनस 2 ही आ जाएगा वापस से। और ये तो हमें मतलब नॉर्मली हम ऐसे देख के भी बता सकते हैं। तो अगर कोई बड़ा पॉलिनोमियल होता है, सपोज पी ऑफ एक्स कोई बहुत बड़ी डिग्री का है और जी ऑफ एक्स भी काफ़ी बड़ी डिग्री का है, तो हमारे लिए अगर हम डिवीजन करें, डिवीजन जैसा हम नॉर्मली करते हैं, तो उससे हमें प्रॉब्लम पड़ेगी। तो हमारे पास उसके लिए ही रिमाइंडर थ्योरम है, एक्स उसके लिए ही मतलब हम उससे ही फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जी ऑफ एक्स को ज़ीरो के से इक्वेट कर देते हैं और फिर उसके बाद जो भी एक्स की वैल्यू आती है उसको हम पी ऑफ एक्स में पुट कर देते हैं, जिससे कि हमारे पास आर ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाती है। सपोज हमें इस इक्वेशन में पी ऑफ एक्स दे रखा है और जी ऑफ एक्स दे रखा है, सो वी हैव टू फाइंड आर ऑफ एक्स। सो टू फाइंड आर ऑफ एक्स, इसमें मैं दिखाता हूँ आपको स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है। सो स्टेटमेंट में ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है that p of x be any polynomial of degree greater than or equal to 1 and a be any real number। तो ये दो तो कंडीशंस हो गई कि जो पॉलिनोमियल है वो डिग्री, उसकी डिग्री 1 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए और a जो है वो रियल नंबर होना चाहिए। तो अगर p ऑफ x माइनस a से डिवाइड करेंगे तो उसके बाद रिमाइंडर की वैल्यू इन्होंने क्या बताई है, p ऑफ a आएगी। सो हेयर इट इज लाइक, मैं बता देता हूँ आपको, p ऑफ x मैंने आपको बताया कि ले लेते हैं p ऑफ x स्टाइलस पे प्रॉब्लम पड़ती है इसीलिए। p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 ऑफ x। सो p ऑफ x हमने ये ले लिया और g ऑफ x हमारे पास x माइनस 2 है ऑलरेडी। सो अगर हमें r ऑफ x फाइंड करना है अब, तो हम उसको डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं p ऑफ a से। हम मतलब रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि r ऑफ x की वैल्यू p ऑफ a के इक्वल होगी। सो हेयर व्हाट इज a, मैंने आपको बताया कि a फाइंड करने के लिए आप g ऑफ x को ज़ीरो के से इक्वेट कर दीजिए। तो हमने इसको ज़ीरो से इक्वेट कर दिया। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया x की वैल्यू 2। सो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई नाउ। सो व्हाट इज, सो 2 ही a की वैल्यू हो गई और अब हम इसे पुट कर देंगे p ऑफ x में। तो हमारे पास r ऑफ x आ जाएगा p ऑफ 2।
सो इसमें यहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 पुट कर देंगे इस पूरे इक्वेशन में। सो वी विल गेट 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 इंटू 2। सो हमें पता है ये तो हो गया क्वेश्चन यहाँ पे। और रिमाइंडर इसमें 0 आएगा क्योंकि ये एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। सो इसमें भी हम देख लेते हैं, इसके थ्रू भी हमारे पास यही आएगा 4 प्लस 4 माइनस 8, तो ये 0 आ जाएगा। तो इससे हम बस यही फाइंड कर सकते हैं कि सपोज हमारे पास p ऑफ x दे रखा है और g ऑफ x भी दे रखा है जो कि डिवाइड कर रहा है p ऑफ x को, तो हम r ऑफ x यानी कि रिमाइंडर निकालने के लिए हमारे पास डायरेक्टली ये होता है कि इट विल बी इक्वल टू p ऑफ a। और a हम कैसे फाइंड करेंगे, g ऑफ x को 0 से इक्वेट कर देंगे और x की जो भी वैल्यू आएगी वो a की वैल्यू होगी, उसको जहाँ p ऑफ x में इक्वेट कर देंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम a की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास r ऑफ x आ जाएगा। तो दिस इज इट। तो ये हो गई रिमाइंडर थ्योरम। सो नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट फैक्टर थ्योरम। सो फैक्टर थ्योरम की स्टेटमेंट मैं आपको बता देता हूँ। सो फैक्टर थ्योरम की स्टेटमेंट है लेट p ऑफ x p of x be a polynomial of degree greater than or equal to equal to 1 and a be any real number such that p of a equals 0, then x minus a will be the factor of p of x. तो इसमें भी इसमें मतलब ये तो उसका ये काइंड ऑफ पार्ट हो गया फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम का। तो इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास स्टेटमेंट है लेट p ऑफ x बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड a बी एनी रियल नंबर सच दैट p ऑफ a इज इक्वल टू 0 देन x माइनस a विल बी द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो काफ़ी इजी है, इसमें कुछ नहीं है, बस हमें दे रखा है कि अगर हमने जो जैसे हमने पुट करा, जैसे अभी हमने यहाँ पे g ऑफ x को 0 से इक्वेट करने के बाद जो कुछ भी a की वैल्यू आया हमने उसको p ऑफ x में पुट कर दिया, तो उसके बाद हमारे पास रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ गई। तो ये इसका ही एक एक्सटेंडेड पार्ट कह सकते हैं। अगर हमारे पास 0 हमने कोई भी वैल्यू p की पुट करी, p में कोई भी a की वैल्यू पुट करी जो कि हमें रिमाइंडर 0 ला दे, तो ऑब्वियसली वो उसका फैक्टर होगा। ऑब्वियसली फैक्टर होता क्या है कि जो एग्जैक्टली डिवाइड करे किसी भी पर्टिकुलर पॉलिनोमियल को, मतलब सपोज g ऑफ x p ऑफ x को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, p ऑफ x सपोज g ऑफ x p ऑफ x को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, तो
उसका रिमाइंडर 0 होगा और वो उसका फैक्टर हो जाएगा। तो बस यही है इसमें कि रिमाइंडर अगर 0 है तो वो उसका फैक्टर होगा, और रिमाइंडर हमने देखा रिमाइंडर थ्योरम से क्या है, उसकी वैल्यू p ऑफ a। तो a की कोई भी ऐसी वैल्यू जिससे r ऑफ x की वैल्यू 0 आ जाए, मतलब p ऑफ a की ऐसी वैल्यू जिसको हम p में पुट करें जिससे वो 0 आ जाए, तो वो उसका फैक्टर हो जाएगा। सो दिस इज इट फॉर, मतलब फैक्टर थ्योरम में यही था। फिर उसके बाद हम प्रॉपर्टीज, मतलब आइडेंटिटीज बता देता हूँ मैं आपको। तो मैं इसका एक फोटो मैं आपको, मतलब इसके नीचे मैं पूरी पीडीएफ ऐसे अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। लेकिन मैं इसमें बता देता हूँ कौन कौन सी आइडेंटिटीज़ हैं, ये आपने पहले भी पढ़ी होंगी 9th-10th में या प्रीवियस क्लासेस में। तो ये इम्पॉर्टेंट है, यू कैन मतलब राइट इट डाउन इफ़ यू वांट टू, मतलब ये याद रहनी चाहिए। मेन इसमें बात यह है कि ये जो आइडेंटिटीज़ हैं ये याद रहनी चाहिए, ये मोस्ट ऑफ द इक्वेशंस में काफ़ी काम आती हैं, और मतलब बहुत चीज़ें हैं मैथ्स में जो कि आपको याद रहनी चाहिए। कोई मतलब कई लोग कहते हैं कि यू डोंट हैव टू रिमेंबर एनीथिंग इन मैथ्स, और मतलब आपको सिर्फ अप्लाई करना होता है, इट इज़ मतलब होली लॉजिक बेस्ड। तो ऐसा नहीं है, आपको बहुत चीज़ें याद रहनी चाहिए हर सब्जेक्ट में। लाइक इन साइंस पीपल से कि क्रैमिंग, मतलब लोग कहते हैं कि क्रैमिंग बहुत बुरी है, लेकिन मतलब क्रैमिंग इन द सेंस कि अगर तुम बिना कुछ समझे बस रटे जा रहे हो तो वो चीज़ गलत है। लेकिन अगर तुम समझ के याद रख रहे हो चीज़ें, काइंड ऑफ रट रहे हो, तो वो चीज़ मेरे हिसाब से बिल्कुल भी गलत नहीं है, वो चीज़ तुम्हें हमेशा फ़ायदे ही देगी। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टॉपर्स, इफ़ यू आस्क मी, तो जितने भी टॉपर्स होते हैं उनको इवन मतलब सिर्फ फॉर्मूलेज ही नहीं, उनको इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स भी याद होते हैं। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर आपको टॉप करना है तो यू हैव टू completely do the questions with स्पीड एंड एक्यूरेसी। मतलब एक्यूरेसी तो मतलब वो कितने सही तुम कर रहे हो वो चीज़ हो गई। तो पहले हमेशा एक्यूरेसी पे ध्यान देना चाहिए, पहले क्वेश्चन सही करो, फिर उसके बाद स्पीड बढ़ाने की कोशिश करो। तो अगर स्पीड ऐसे ही बढ़ सकती है जब तुम्हें रिजल्ट्स याद रहें और फॉर्मूलेज याद रहें, तभी तुम्हारी स्पीड बढ़ सकती है। तो आइडेंटिटीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आइडेंटिटीज़ आप याद रख सकते हैं। लाइक ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बेसिक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी का होल क्यूब इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। सो लाइक दैट, ऐसी मेरे पास जो नोट डाउन है वो 13 आइडेंटिटीज़ हैं, वरना आइडेंटिटीज़ तो बहुत होंगी, मतलब हैं, मतलब ऑब्वियसली है, मैंने पढ़ी हैं। तो आपको जितनी हो सके उतनी याद रखनी चाहिए। वैसे यूजुअली कितनी काम आती हैं, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, देन ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, एंड देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ए रेस टू द पावर 4 माइनस बी रेस टू द पावर 4। तो ये जो हैं आइडेंटिटीज, ये बेसिक हैं, ये तो तुम्हें मतलब याद होनी ही चाहिए। देन उसके बाद वी कम ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंडाइसेस। सो इंडाइसेस की मैं डेफिनेशन बता देता हूँ आपको। सो definition, you can say like the product of m factors each equal to a is represented by a raised to the power m। so मतलब इंडाइसेस इन द सेंस आप पावर्स को कह सकते हैं। जैसे सपोज आपने कोई भी नंबर ले लिया, सपोज 2, तो उसको कितने टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वही उसकी पावर्स होती हैं। सपोज 2 रेज टू द पावर 4 है, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू अप टू, मतलब ऐसे 4 टाइम्स। तो ऐसे ही 2 की पावर अगर m है तो हम उसकी पावर m हो गई, मतलब उसका इंडेक्स 4 मतलब m हो गया। तो मतलब उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 रेज टू द पावर m इज इक्वल टू 2 इंटू टू इंटू टू अप टू m टाइम्स।
तो इंडेक्स मतलब इंडाइसेस इन द सेंस पावर ही हो गया, मतलब उसको पावर भी बोलते हैं। तो फिर उसके बाद मतलब 2 के अलावा और कोई भी नंबर हो सकता है, तो वी कैन जस्ट राइट इट एज ए रेस टू द पावर। सपोज हमने कोई जनरल नंबर ले लिया ए, तो उसकी रेस टू द पावर एम, तो इट कैन बी रिटन एज ए इंटू ए इंटू ए अप टू एम टाइम्स। तो ये इसकी पावर को ही हम बोलते हैं इंडाइसेस। फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, मैं वो राइट डाउन कर देता हूँ, लाइक ए रेस टू द पावर a raised to the power m plus n equals a raised to the power m dot a raised to the power n। सो मैं इसका भी एक प्रॉपर मतलब मैं आपको बता देता हूँ, इसमें मैं लॉज ऑफ इंडाइसिस में ये आपको बता देता हूँ। मैं इसकी एक प्रॉपर पीडीएफ बना दूंगा इस पूरे चैप्टर की, और मैं आपको उसका लिंक नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मेनली बात यह है कि जो जो कॉन्सेप्ट्स हैं मैं वो समझा देता हूँ आपको, और मतलब जो मेरे हिसाब से जो मुश्किल मतलब पढ़ते होंगे स्टूडेंट्स को, क्योंकि मैंने भी फेस करा है, तो मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। और मेन क्वेश्चन होता है कि हम प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करें, और कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं, कैसे हम एक्यूरेसी लेकर आए उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, और कैसे हम स्पीड मेंटेन करें फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो मेन चीज़ हमारे पास प्रॉब्लम वो है। तो कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बता दूंगा, बाकी जितनी भी लर्निंग चीज़ें हैं वो मैं आपके लिए पीडीएफ कर दूंगा, तो आप पीडीएफ से देख लीजिएगा। बाकी मैं सपोज इंडाइसेस हम मतलब प्रॉपर्टीज में आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ। सपोज ए रेस टू द पावर, मैंने अभी आपको बताया, ए रेस टू द पावर m प्लस n कैन बी रिटन एज ए रेस टू द पावर m इंटू a raised to the power n, and a raised to the power minus n can be written as 1 upon a raised to the power m। so अगर माइनस में है पावर तो उसको आपको पता है कि वो रेसिप्रोकल हो जाता है 1 upon a raised to the power m। देन देर इज a raised to the power 0, किसी भी नंबर की पावर 0 हमेशा 1 होती है, प्रोवाइडेड a डज नॉट इक्वल 0, ये कंडीशन होती है। प्लस फिर उसके बाद a raised to the power m minus n कैन बी रिटन एज ए रेज टू द पावर m अपॉन ए रेज टू द पावर n। इसको हम ऐसे भी तोड़ के लिख सकते हैं, ए रेज टू द पावर m माइनस n इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर m इंटू ए रेज टू द पावर माइनस n। और हमें पता है ए रेज टू द पावर माइनस n होगा 1 अपॉन ए रेज टू द पावर n, तो फिर उसको हम मल्टीप्लाई में जैसे अगर ए रेज टू द पावर m इंटू 1 अपॉन ए रेज टू द पावर n, तो वो मतलब वही बात आ जाएगी, ए रेज टू द पावर m अपॉन ए रेज टू द पावर n। तो m और n शुड बी रैशनल नंबर्स एंड a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि अगर m रेस्ट a अगर सपोज कोई भी चीज़ डेनोमिनेटर में है तो वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। ये कंडीशन हमेशा मतलब याद रखने वाली होती है, क्योंकि अगर सपोज कोई भी ज़ीरो हो गया, कोई भी डेनोमिनेटर ज़ीरो हो गया, तो वो फ्रैक्शन इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा। फिर वो मतलब ए अपॉन ज़ीरो काफ़ी एब्सर्ड सी सिचुएशन आ जाती है, और वो इन्फानाइट हम बोल देते हैं, लेकिन वो होता नहीं है, वो एग्जिस्ट नहीं करता। फिर उसके बाद हमारे पास पांचवी जो प्रॉपर्टी है वो है ए रेज टू द पावर m ब्रैकेट में उसकी पावर n, तो उसको हम ए रेज टू पावर m इंटू n, मतलब ये मैं बता देता हूँ, लेकिन इसकी मैं पीडीएफ डाल दूंगा और आप उससे पढ़ लीजिएगा, उससे ज़्यादा प्रॉपर ठीक रहेगा। बाकी जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसका भी मैं नोट्स डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। सो नाउ देयर इज इंटरवल्स, तो जो समझने वाली चीज़ है वो है इंटरवल्स। सो इंटरवल्स हमारे पास 4 टाइप्स के होते हैं। एक तो ओपन इंटरवल होता है,
then there is intervals are like the मतलब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम किसी भी फंक्शन के डोमेन को, ऐसा मतलब अभी आपको डोमेन नहीं पता होगा तो मतलब हम एक रेंज डिनोट करते हैं, रेंज ऑफ नंबर्स। मतलब सपोज हमें 2 से लेके 5 तक के नंबर्स हमें लिखने हैं, सपोज 2 3 4 5 6, तो हम उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए इंटरवल्स का यूज़ करते हैं। तो सपोज हमें 2 to 5 लिखना है इंक्लूडिंग 2 और 5 एक्स, तो हम उसके लिए एक पर्टिकुलर अलग इंटरवल यूज़ करेंगे। अगर हमें लिखनी है रेंज 2 to 5 इंक्लूडिंग 2 एक्सक्लूडिंग 5, तो उसके लिए एक अलग इंटरवल फॉर्म होती है। और अगर हमें लिखनी है रेंज फ्रॉम 2 to 5 एक्सक्लूडिंग 2 and 5 बोथ, तो उसके लिए एक अलग इंटरवल फॉर्म होती है। तो बस अभी मैं आपको बताता हूँ, इसमें कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है ये। सो जो अगर हमने जहाँ पे भी एक्सक्लूडिंग की बात आती है वो जगह ओपन हो जाती है। तो सपोज अगर हमने 2 to 5 लिखा, 2, तो ऐसे हम इंटरवल को डिनोट करते हैं। तो ये जो इंटरवल है ये है ओपन इंटरवल, और ये डिनोट करता है रेंज ऑफ नंबर्स फ्रॉम 2 to 5 एक्सक्लूडिंग बोथ 2 and 5। तो ये ओपन इंटरवल मतलब दोनों, अगर दोनों साइड ये कर्ली ब्रैकेट है तो वो ओपन इंटरवल होगा। और सपोज और फिर उसके बाद हम देखते हैं ये 2, 5, तो ये हो गया क्लोज्ड इंटरवल। और ये डिनोट क्या करता है, रेंज ऑफ नंबर्स फ्रॉम 2 to 5 इंक्लूडिंग बोथ 2 and 5। तो ये क्लोज्ड इंटरवल हो गया। जहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आता है, जिस साइड भी अगर स्क्वायर ब्रैकेट लगा है वो नंबर इंक्लूड होगा, और जिस साइड ओपन ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट लगा है वो साइड ओपन इंटरवल डिनोट करेगी, मतलब उसको एक्सक्लूड कर देंगे। अब सपोज यहाँ पे है कर्ली ब्रैकेट 2, 5 स्क्वायर ब्रैकेट, तो इसका मतलब हुआ इट इज ओपन क्लोज। ओपन पहला वाला तो पहला वाला यहाँ पे ये ओपन ब्रैकेट है क्योंकि ये कर्ली ब्रैकेट है, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है तो ये क्लोज हो गया। तो हम इसको लिखेंगे ओपन क्लोज्ड इंटरवल। तो इट डिनोट्स रेंज ऑफ नंबर्स फ्रॉम 2 to 5 excluding 2 and including 5। सो ये ओपन क्लोज इंटरवल का एग्जांपल हो गया। फिर उसके बाद हम लेते हैं क्लोज्ड ओपन इंटरवल का। यहाँ पे बस स्क्वायर 2 के आगे स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा और वहाँ पे 5 के आगे कर्ली ब्रैकेट आ जाएगा। सो इट विल बी क्लोज्ड ओपन इंटरवल। इट डिनोट्स रेंज ऑफ numbers from 2 to 5
इंक्लूडिंग 2 एंड एक्सक्लूडिंग 5। तो इंटरवल्स का काम रेंज ऑफ नंबर्स डिनोट करना होता है, और मैंने आपको बता दिया कि ये 4 टाइप्स के होते हैं: ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, ओपन क्लोज्ड इंटरवल एंड क्लोज्ड ओपन इंटरवल। तो ये इंटरवल्स की बात हो गई। अब उसके बाद हम बात करते हैं लाइक ये तो इंटरवल्स में मैंने आपको टाइप्स बता दिए, फिर मैं इसके बता देता हूँ कि ये यहाँ पे फाइनाइट नंबर्स हैं। जैसे अभी हमने फाइनाइट नंबर्स लिए 2 और 5, तो यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर्स भी आ सकते हैं। तो जहाँ पे भी इन्फिनिटी आ जाएगा वो हमेशा ओपन रहेगा, क्योंकि कभी भी आप इन्फिनिटी जो है, कभी भी कोई फिक्स वैल्यू फाइनाइट तो होती नहीं है, और हम क्लोज्ड या फिर जो स्क्वायर ब्रैकेट है वहीं पे लगाते हैं जहाँ पे फाइनाइट या फिर वो वैल्यू जिसको हम उंगलियों पे गिन सकते हैं। ऐसा मान लीजिए कि जो भी वैल्यू हम उंगलियों पे गिन सकते हैं वो फाइनाइट हो गया, और जिसको हम उंगली पे नहीं गिन सकते तो वो इनफाइनाइट हो गया। तो अगर सपोज ए यहाँ पे इनफाइनाइट का साइन तो जहाँ जहाँ इन्फिनिटी अगर आ जाएगा इस रेंज में, सपोज 2 इनफाइनाइट, तो वहां पे हमेशा ओपन इंटरवल मतलब कर्ली ब्रैकेट ही आएगा, वहां पे कभी भी क्लोज्ड इंटरवल नहीं आ सकता। फिर उसके बाद बस इंटरवल इतना ही है। बाकी के टॉपिक्स हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। बाकी के टॉपिक्स जो हमारे बच रहे हैं वो हैं प्रोपोर्शन में मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ। प्रोपोर्शन में अलग अलग मतलब फ्रैक्शंस को हम कैसे मतलब इक्वेट करते हैं, वैसा होता है कुछ। और फिर उसके बाद नंबर सिस्टम में मैं आपको बता देता हूँ कि आपने पढ़ा होगा कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल क्या होते हैं, रैशनल क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट क्या होते हैं, को प्राइम एंड ट्विन प्राइम्स, ये सब हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में। फिर उसके बाद हम लॉग की बात करेंगे, लॉगरिथम क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। फिर उसके बाद हम उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद हम मतलब उसकी बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद हम उसकी इक्वेशन सॉल्व करेंगे, और फिर एंटी लॉग वगैरह करके ये चैप्टर हम फिनिश कर देंगे। बाकी जितने भी क्वेश्चंस हम कराएंगे मेन इंपॉर्टेंट वही है, क्योंकि वैसे मैं बताऊं लॉगरिथम काफ़ी आसान चैप्टर है। इसका सबसे मतलब आई थिंक वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर होगा ये पूरे 11th का, या 11th 12th जितने भी तुम अभी तक मतलब जेई की प्रिपरेशन में या किसी भी प्रिपरेशन में तुम पढ़ोगे, तो ये शायद मोस्ट प्रोबेबली सबसे आसान चैप्टर होगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे यही सब जो मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद हम कोई और चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और हम क्वेश्चंस लेंगे उसके अगले लेक्चर में, मतलब अगले लेक्चर में भी हम लेंगे जब हम पढ़ाएंगे लॉग और इन सब के प्रॉपर्टीज़ और इक्वेशंस वगैरह। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज़ इट, बाय।